जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सिस्टम इंग्लिश में। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सीरीज़ है बिहार बोर्ड के उन छात्रों के लिए जो इस बार पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये स्टार्ट किया जा रहा है। और हम पहला स्टार्ट जो कर रहे हैं टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बारे में आज हम समझेंगे और प्रेपोजिशन के बारे में देखेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं, इसके क्या यूसेज हैं, ये तमाम चीज़ें हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेपोजिशंस का डेफिनेशन क्या है। तो प्रेपोजिशन का डेफिनेशन है कि अ वर्ड विच रिलेट्स टू द पोजीशन ऑफ अ वर्ड टू अनदर वर्ड। कह रहा है कि प्रेपोजिशन खुद एक वर्ड है जो रिलेट करता है किसी वर्ड के पोजीशन को एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक, एक वर्ड के पोजीशन को दूसरे वर्ड को रिलेट कर देने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अब आप समझे, यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जांपल हमारा लिखा हुआ कि द फोन इज़ ऑन द टेबल, द फोन इज़ ऑन द टेबल। तो देखिए ज़रा, क्या इस फ़ोन का इस टेबल से के स्थान को रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो कौन शब्द रिलेट कर रहा है? ऑन। आपने कहा द फोन इज़ ऑन द टेबल, तो टेबल से इस फ़ोन का रिलेशन कौन बता रहा है? ऑन। जैसे ऑन के जगह पे हम अंडर लिखते हैं तब इसका सेंस ही चेंज हो जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है, पर रखा हुआ है, अब इसका मतलब क्या आ रहा है? तो अब इसका मतलब आ जा रहा है कि नीचे रखा हुआ है। तो क्या मीनिंग चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यही पोजीशन को बता रहा है ना, उसके स्थान को। तो इसी शब्द को हम क्या कहते हैं? तो इसी शब्द को कहते हैं हम प्रेपोजिशन। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए, लिखा हुआ कि द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। छात्र कहाँ हैं? तो छात्र क्लासरूम के अंदर हैं। तो क्या यहाँ से इन छात्रों की स्थिति यही शब्द बता रहा है? अच्छा, रिलेट किससे कर रहा है? तो इन स्टूडेंट को रिलेट कर रहा है इस क्लासरूम से। ठीक है, मतलब स्थिति किसकी बताई जा रही है? तो स्टूडेंट्स की। यहाँ पे स्थिति किसकी बताई जा रही थी? तो द फ़ोन की। ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने कहा द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे पोजीशन बताने वाला शब्द कौन है? इन। इसी वजह से इस शब्द को हम क्या कहते हैं? तो इस शब्द को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। फिर देखिए कि आपके पेपर में जो प्रेपोजिशन बेसिकली पूछा जाता है वो 3 तरीके से पूछा जाता है। कैसे? तो एक है जिसको हम कहते हैं जनरल प्रेपोजिशन। जनरल प्रेपोजिशन क्या है? तो जनरल प्रेपोजिशन है जिसमें आप पढ़ेंगे कि ऑन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ओवर का कहाँ होता है, अंडर का कहाँ होता है, विलो का कहाँ होता है, अमंग का कहाँ होता है, बिटवीन का कहाँ होता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ का कहाँ होता है, बिफोर का, बिकॉज ऑफ का। ये सारे जो आप पढ़ने वाले हैं इसके यूसेज, उसके यूसेज को हम कहते हैं जनरल प्रेपोजिशन। फिर सेकंड आपसे पूछता है फ्रेजल वर्ब के नाम से। फ्रेजल वर्ब भी एक प्रेपोजिशन का ही पार्ट है। क्या इसको हम कहते हैं? तो देखिए इसमें क्या होता है कि पहले एक वर्ब आती है और फिर एक प्रेपोजिशन आता है। जैसे समझिए, जैसे हमने कहा टेक, और टेक क्या पता आपको? वर्ब है। ठीक है, फिर आपने कहा ऑफ, टेक ऑफ। ऑफ क्या है? तो ऑफ प्रेपोजिशन होता है। अब ये दोनों को मिला करके क्या मीनिंग बनता है? तो टेक ऑफ कहने का मतलब होता है उड़ान भरना। टेक ऑफ कहने का मतलब क्या होता है? उड़ान भरना। ठीक है, वैसे ही हमने कहा कि टेक आफ्टर, टेक आफ्टर। टेक क्या है? वर्ब है, आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन। तो देख रहे हैं इसको फॉलो कर रहा है ना ये सब, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ये भी आपको याद करवाया जाएगा कि कैसे इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब टेक ऑफ का मतलब क्या था? उड़ान भरना। ठीक है, टेक आफ्टर का मतलब होता है टू केयर, देखभाल करना, देखभाल करना। ठीक है, और इसका इडियोमेटिक फ्रेज, इडियोमेटिक मीनिंग कहने का मतलब क्या होता है कि मुहावरेदार अर्थ आता है। क्या मतलब? ऐसा तो नहीं कि टेक आफ्टर, टेक मतलब लेना, आफ्टर मतलब बाद में लेना, ऐसा तो मीनिंग नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? देखभाल करना। तो इसी को कहते हैं इडियोमेटिक। ये जो लिखा रहेगा वो मीनिंग नहीं होता है, इसमें इम्प्लाइड मीनिंग होता है, एक हिडन मीनिंग होता है, उसे हमें याद करना, इसकी बात हम करेंगे। फिर इसमें थर्ड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वर्ड्स विथ फिक्स प्रेपोजिशन, कि कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें फिक्स प्रेपोजिशन बना दिया गया है। जैसे इंजूरियस के साथ क्या आएगा? तो इंजूरियस के साथ आप हमेशा ही टू लगाएंगे। बेनिफिशियल के साथ क्या आएगा? तो बेनिफिशियल के साथ आप हमेशा ही टू लगाएंगे, इसके अलावा कोई और प्रेपोजिशन नहीं आ सकता। कहा जाए कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ क्या आएगा? तो कॉन्फिडेंट के साथ आप हमेशा ही ऑफ लगाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्या? तो इसको हम कहते हैं फिक्स प्रेपोजिशन। ठीक है,
तो पहले जो हमारी बात स्टार्ट होगी वो बात किससे स्टार्ट होगी, तो करेक्ट यूसेज ऑफ जनरल प्रीपोजिशन को लेकर के। कि जनरल प्रीपोजिशन में हम जो पहले बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, इन और एट की। तो चलिए आइए हम देखते हैं, दो प्रीपोजिशन है हमारे पास, उनके यूसेज। पहला प्रीपोजिशन हमारा क्या है, तो पहला प्रीपोजिशन है हमारा इन। इन के यूसेज को हम देखते हैं कि इन के यूसेज हम कहाँ करते हैं। एक मिनट मैं कलर वो सिलेक्ट कर लेता हूँ जो इस पर विजिबल होगा आपको आसानी से जो दिख जाए। तो हमने पिंक ही उठा लिया है। चलो, तो अब हमें देखना है कि इन और ऐड का क्या डिफरेंस है, कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इन कहते हैं कि ये स्मॉलर प्लेसेस के लिए, सॉरी लार्ज प्लेस के लिए आता है, लार्ज प्लेस के लिए आता है। और ये जो आता है ये स्मॉल प्लेस के लिए आता है। इन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो इन का हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज प्लेस के लिए। और ऐड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो ऐड का इस्तेमाल हम करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए। जैसे आप देख लीजिए, पहले एग्जांपल की अगर बात करें, हमने लिखा सी लिव्स डैश नागाबिघा डैश औरंगाबाद। इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि एक शहर है औरंगाबाद, ठीक है, उसके अंदर एक नागाबिघा जगह है, यही पता है ना। तो छोटा प्लेस यहाँ पे कौन है, औरंगाबाद या फिर नागाबिघा। तो आपका आंसर होगा सर छोटा प्लेस नागाबिघा है। और अगर छोटा प्लेस नागाबिघा है तो हमने क्या बताया कि स्मॉल प्लेस के लिए हमें क्या लगाना है, एट। और लार्ज प्लेस के लिए क्या लगाना है, तो लार्ज प्लेस के लिए हमें इन लगाना है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इन। ठीक है। फिर अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो लिखा हुआ कि श्रुति मीट्स में, श्रुति मुझसे मिलती है डैश मुना चौक डैश कंकड़ बाग डैश पटना। अब आपके मन में यहाँ तो बात आएगी कि सर यहाँ तो आपने 3 ब्लैंक दे दिए, तो कोई मतलब नहीं है कि 3 ब्लैंक हो 4 ब्लैंक हो, कोई घबराने वाली बात नहीं। कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ी सी चीज़ समझनी होगी कि अगर आप जानते हो कंकड़ बाग पटना को, तो आपको पता है कि मुना चौक एक जगह है, ठीक है, मुना चौक एक जगह है, कंकड़ बाग के अंदर ही आता है, ठीक है। और कंकड़ बाग कहाँ आता है, तो पटना में आता है। तो आप देख पा रहे हैं छोटा सबसे कौन होगा, सबसे छोटा मुना चौक हो गया, फिर कंकड़ बाग और फिर पटना। या फिर आप ऐड का इस्तेमाल ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई पार्टिकुलर लोकेशन बता दिया जाए आपको, पार्टिकुलर लोकेशन बता दिया जाए आपको, ठीक है, और आपसे कहा जाए तो पार्टिकुलर लोकेशन के लिए भी ऐड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जैसे कहने का क्या मतलब है, समझिए इस चीज़ को भी, कि जैसे मान के चले कि आपको कोई मिलने को बुलाया और आपसे कह दिया कि कॉलेज मोड़ के पास, कॉलेज मोड़ पे आ जाना, या फिर नागाबिघा आ जाना मिलने के लिए। अब नागाबिघा छोटा मोटा एरिया तो है नहीं, उतना बड़ा सा एरिया है, तो आपको नहीं पता है कि अब कहाँ हो औरंगाबाद में नागाबिघा कहाँ है, कहाँ मिलना है हमें। लेकिन नागाबिघा के अंदर आपको कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया जाए, ठीक है, जैसे आपको कोई कह दे एक हनुमान जी का मंदिर है कि हनुमान जी के मंदिर के पास आ जाना, तब आप नागाबिघा में इधर उधर तो नहीं भटकेंगे, डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे मिलने के लिए, हनुमान जी के मंदिर के पास। या फिर कोई आपको सत्येंद्र नगर कहे कि सत्येंद्र नगर आ जाना, और सत्येंद्र नगर में आपको बोले कोई दुर्गा मंदिर के पास आ जाना, तो दुर्गा मंदिर क्या हो गया, पार्टिकुलर लोकेशन हो गया, स्पेसिफिक लोकेशन हो गया। तो जब भी स्पेसिफिक या फिर पार्टिकुलर लोकेशन की भी बात अगर हम करते हैं, तो स्पेसिफिक और पार्टिकुलर लोकेशन के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, तो हमें लगाना पड़ता है ऐट। तो वैसे हमें मिलने तो जाना है कंकड़ बाग पटना, लेकिन कंकड़ बाग के कौन सी जगह पे जाना है, तो मुन्ना चौक के। तो मुन्ना चौक क्या हो गया, हमारा पार्टिकुलर लोकेशन हो गया, स्पेसिफिक लोकेशन हो गया, इस वजह से हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, ऐट। लेकिन अगर हम कंकड़ बाग की बात करें तो कंकड़ बाग तो अब बड़ा प्लेस है इसके कंपैरिजन में, लेकिन पटना के कंपैरिजन में छोटा है, तो यहाँ पे ऐट और यहाँ पे क्या आ जाएगा। आई थिंक, उम्मीद है कि आपको ये इन और ऐट का यूसेज समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम देखते हैं और भी इन के यूसेज अभी आएंगे, ऐड के भी और भी यूसेज आएंगे, लेकिन हाँ ये प्लेस के रिगार्डिंग था। अब देखिए, जैसे हमारे पास 2 प्रीपोजिशन और हैं, कौन कौन से हैं, एक विद है और एक बाय है। अगर हम विद की बात करें कि विद का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और बाय का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ये दोनों डूअर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डूअर मतलब काम करने वाले के लिए, डूअर काम करने वाला। अगर काम करने वाला कोई पर्सन हुआ, क्या है, कोई पर्सन है, तो पर्सन के लिए हम क्या लिखेंगे, तो पर्सन के लिए आप हमेशा ही बाय लिखते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन नहीं हो, कोई टूल्स हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई टूल्स हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो, तब इनके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, तो विद लगाना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल को हम आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि स्नेक वॉज किल्ड, एक सांप मारा गया था रोहन के द्वारा। तो करने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, रोहन। तो रोहन अगर करने वाला है तो डूअर तो रोहन हुआ। तो कौन है रोहन, पर्सन है या फिर टूल्स है, तो पर्सन है। अगर ये पर्सन है तो हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पे बाई लगाना होगा। तो हमने लिखा स्नेक वॉज किल्ड बाई रोहन डैश अ स्टिक, स्टिक के द्वारा, स्टिक से। तो स्टिक के द्वारा कहने का मतलब क्या, स्टिक क्या है, तो टूल्स है। तो टूल्स के लिए हम क्या लगाएंगे, वेद। आ गई बात समझ में। अगर बात समझ में आ गई तो सेकंड और थर्ड को देखिए। तो लिखा हुआ कि द डॉक्यूमेंट्स वर साइंड, कि डॉक्यूमेंट्स पे हस्ताक्षर किए गए रोहित के द्वारा। रोहित कौन है, पर्सन है। लेकिन अब ब्लैक, अब ब्लैक क्या कहने का मतलब है, ब्लैक इंक कहना चाह रहे हैं आप। ब्लैक क्या कहना चाह रहे हैं, तो ब्लैक इंक की बात हो रही है। और अगर ब्लैक इंक के बारे में बात हो तो इंक के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, तो याद रखिएगा इंक के लिए आपको हमेशा ही इन लगाना पड़ता है कि ब्लैक कलर के पेन से, ब्लैक इंक से क्या किया उसने, साइन किया। ठीक है, तो जैसे कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, इन ब्लैक, ठीक है, वैसे ही इन ग्रीन, इन रेड, ठीक है, इन ब्लू। ये कलर जब भी आप बात करेंगे कि कौन से कलर से साइन किया गया, कौन से कलर से लिखा गया, तो उसके लिए आप हमेशा ही इन लगाएंगे। ठीक है, फिर देखिए थर्ड कहता है हमारा क्वेश्चन कि यू कैन नॉट कैच अ फिश डैश अ स्मॉल रॉड, कि तुम एक मछली नहीं पकड़ सकते बड़ी। यू कैन नॉट कैच अ फिश, नहीं अ फिश कहना गलत हो जाएगा, आपको फिर फिश कहना होगा, नहीं तो फिर लिखना होगा अ लार्ज फिश, तब जा कर के ये सही होगा। ये गलत हो गया है, मैंने लिखने में गलती की है कोई। ठीक है, तो आपको कहना होगा अ लार्ज फिश, क्योंकि फिश जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा कि यू कैन नॉट कैच अ लार्ज फिश डैश अ स्मॉल रॉड। आप कह रहे हैं कि एक बड़ी मछली को आप नहीं पकड़ सकते हैं, किससे, किसके द्वारा, तो एक छोटे रॉड के द्वारा। तो ये क्या है, रॉड क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, तो इसके लिए क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो वेद आना चाहिए। आई होप ये दोनों क्लियर हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है बच्चों तो आप क्या करें, तो आप कमेंट में लिख दिया करें। ठीक है, मैं उसको अगली क्लास में या फिर कमेंट में ही पॉसिबल हुआ तो मैं वहीं पे मेंशन कर दूंगा, या फिर अगले जब मैं वीडियो शूट करूंगा तो उसमें सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है बिटवीन अमंग। ये भी दो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी यूजफुल होते हैं आपके पेपर में। क्या है ये, तो कहते हैं बिटवीन और अमंग। बिटवीन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो बिटवीन का इस्तेमाल हम करते हैं तब, जस्ट मीन इतने पेन सेलेक्ट करके रखने का कोई मतलब है नहीं। हाँ, तो देखिए बिटवीन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो बिटवीन का इस्तेमाल तब होता है जब हमारी संख्या 2 एट अ टाइम हो। जब हमारी नंबर क्या हो, तो नंबर जब इक्वल टू 2 एट अ टाइम, एक बार में हम कितने लोगों की बात करें, कितने चीज़ों की, कितने वस्तुओं की, कितने टीमों की बात करें, 2 की, तो हम क्या कहते हैं, बिटवीन। लेकिन जब नंबर हमारी, जब संख्या हमारी 2 से अधिक हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, कि जब संख्या 2 से अधिक हो जाती है एट अ टाइम, एक बार में, तब हम क्या लगाते हैं, तब हम लगाते हैं अमंग। अमंग नहीं पढ़ते, अमंग। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है आपको, तो आपको बताया कि व्हेन वी हैव नंबर 2 एट अ टाइम वी हैव टू यूज़ बिटवीन। ठीक है, कि जब हमारे पास संख्या 2 के बारे में हो और 2 के बारे में एक साथ बात कर रहे हो तो हमें बिटवीन लगाना है। लेकिन जब संख्या 2 से अधिक हो जाए एट अ टाइम, एक बार में, तब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या लगाना है, तब हमें लगाना है अमंग। ठीक है, तो देखिए जैसे फर्स्ट कह रहा है कि देयर आर ट्रेड अग्रीमेंट्स डैश इंडिया एंड चाइना। कह रहा है कि व्यापार समझौता है किसके किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में। तो यहाँ पे एक संख्या कितनी है हमारी, तो एक इंडिया हो गया और दूसरा कौन हो गया, चाइना। तो 2 संख्या है, 2 संख्या को बताने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें लगाना चाहिए बिटवीन। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, बिटवीन। आई थिंक क्लियर हो पा रहा होगा आपको, डाउट रहता है पूछिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर देखिए, फिर कहता है कि देयर विल बी मैचेस डैश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। कह रहा है कि मैचेस होंगे, ठीक है, मैं क्रिकेट मैचेस की बात कर रहा हूँ,
कि देयर विल बी मैचेस होंगे किसके किसके बीच में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में। अब आपको लग सकता है कि सर इसमें क्या आना चाहिए, तो अमंग आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे अगर आप अमंग किए। तो अमंग की गलती की क्या वजह है, तो देखिए आप, क्योंकि आपने क्या किया, तो आपने संख्या काउंट कर ली कि इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, पर यहाँ संख्या से नहीं, हमने क्या कहा है कि 2 एट अ टाइम, कि जब हम कंसीडर करते हो पार्टिसिपेशन, अगर उनका 2 एट अ टाइम होता है, एक बार में 2 लोगों की होती है, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बिटवीन। तो आप ज़रा बताइए कि जब भी मैच होता है, आईपीएल अगर आपने देखा हो, क्रिकेट में दिलचस्पी हो, तो एक बार में अगर एक दिन में 4 टीमों की मैच होती है, जैसे मान के चलो कि एक दिन में आरसीबी है, कोलकाता नाइट राइडर है, ठीक है, एक मान के चलो कि पंजाब सुपर किंग्स है, ठीक है, और एक मान के चलो कोई और मान लेता हूँ, सनराइज हैदराबाद मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये चारों के अगर मैचेज हैं तो क्या चारों इकट्ठे खेलने लग जाते हैं क्या, नहीं। जब भी मैच होगा या तो आरसीबी और पंजाब में होगा, ठीक है, या फिर केकेआर हैदराबाद में होगा, या फिर केकेआर पंजाब में हो जाएगा, आरसीबी हैदराबाद में हो जाएगा, कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनता है, या फिर हैदराबाद पंजाब में हो जाएगा, केकेआर आरसीबी में हो जाएगा। तो जब भी भले संख्या हमारी 2 से अधिक हैं, लेकिन जब भी मैचेस होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैचेस कितने में होंगे, हमेशा ही 2 में होंगे, या तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में होगा मैच, या फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में होगा, या पाकिस्तान इंडिया में होगा, यही होगा ना। अगर 2 ही की बात करते हैं, हम कंसिड्रेशन में 2 ही ले रहे हैं, तो हमें क्या लगाना है, तो हमें लगाना है बिटवीन। यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, बिटवीन। आपको संख्या नहीं काउंट करनी, मैंने क्या होता है कि पार्टिसिपेशन 2 एट अ टाइम, अगर एक बार में 2 की बात होगी तो हमें क्या लगाना है, तो हमें बिटवीन लगाना है, लेकिन जब एक बार में 2 से अधिक की बात होगी तब हमें क्या लगाना है, तब हमें जा कर के लगाना है अमंग। जैसे यहाँ पे देखें, कह रहे हैं हम कि देयर आर ट्रेड अग्रीमेंट्स दैट्स ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, क्या है कि देयर आर ट्रेड अग्रीमेंट्स दैट्स ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे भी हम व्यापार समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन कितने देश हैं, तो क्या डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज़। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ 2 ही हैं क्या, बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए ना। और जब बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, जापान है, ये सब कंट्री कैसे हैं, तो ये सारे कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, विकसित हैं। तो अगर हमारे पास विकसित कंट्रीज़ हैं, तो विकसित कंट्रीज़ अगर आ गए, तो विकसित कंट्रीज़ की कितने की बात हो रही है, तो संख्या हमारी 2 से अधिक होगी, और जब 2 से अधिक हो गई तब यहाँ पे क्या लगाएंगे, तब हमको यहाँ पे अमंग लगाना होगा। आ रही है बात समझ में। फिर देखिए, अगर हम 4th की बात करें तो लिखा हुआ कि द डिजीज स्प्रेड क्विकली, द डिजीज स्प्रेड क्विकली डैश द मेंबर ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी। अगर हमारी सोसाइटी है तो क्या हमारी सोसाइटी में कितने लोग होंगे, तो कहेंगे सर 2 से अधिक होंगे। और जब 2 से अधिक, अब 2 ही लोग थोड़ी होंगे हमारी सोसाइटी में, होने को तो 2 भी हो सकते हैं, लेकिन क्या 2 कहना सही है, तो आप कहेंगे नहीं सर 2 से अधिक ही होंगे। और जब अगर हमारे सोसाइटी में मेंबर्स की संख्या 2 से अधिक होंगे, तो द डिजीज स्प्रेड क्विकली अमंग होगा और बिटवीन होगा, तो आप कहेंगे अमंग होना चाहिए सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें ये चारों प्रिपरेशन की, लिखा हुआ अमंग, अमंगस्ट, अमीड, अमिडस्ट, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी चारों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर चारों की हम बात करें कि अमंग, अमंगस्ट, अमीड, अमिडस्ट, इसकी बात, तो हमें इसकी भी बात देखनी है कि कैसे ये इस्तेमाल किए जाएंगे। तो देखिए, अमंग का इस्तेमाल और अमंगस्ट का इस्तेमाल, ये दोनों होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए हो गए, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। रेड से लिख दे रहा हूँ कि ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं पीसीएन के लिए, लेकिन ये दोनों यूज किए जाते हैं यूसीएन के लिए। समझिएगा इस चीज़ को। क्या बताया जा रहा है कि अमंग और अमंगस्ट हो, दोनों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं पीसीएन के लिए, अगर हमारा उसके बाद आने वाला नाउन प्रिपोजिशन के बाद अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, पीसीएन फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तब हमको लगाना अमंग या अमंगस्ट, लेकिन अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन हो
तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, तो अमीड और अमीड्स। ठीक है, आज हम यही चारों प्रिपरेशन फिर करेंगे, फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहली वीडियो जा रही है तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक्टिव हैं नहीं हैं, उसके बाद मैं डालूंगा वीडियो। ठीक है, तो अमंग और अमस्ट की बात करें तो देखिए अमंग और अमिड जो है ना, ये इस्तेमाल कहाँ पे किए जाते हैं, तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये तो पहले नाउन होने चाहिए, लेकिन ये नाउन कैसा होना चाहिए, तो इनिशियल लेटर साउंड जब कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट के लिए हमें क्या लगा देना है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए अमंग या फिर अमीड आएगा। लेकिन यही जब साउंड हमारा क्या हो जाए, तो इनिशियल साउंड, इनिशियल एक्चुअली बगल में पूजा स्टार्ट हो गई है, इस वजह से शायद आपको उधर की भी आवाज़ जा रही हो, पर मैनेज कीजिएगा। इनिशियल लेटर साउंड जब कोई वावेल हो जाए, जब कोई वावेल हो जाए तब हम क्या लगाते हैं, अमस्ट या अमीड्स। जैसे देखिए पहले की बात करें, क्या द बिल वॉज पास्ड डैश पैंडेमोनियम, द बिल वॉज पास्ड डैश पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा, हो हल्ला, शोर शराबा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये जो बिल था वो कैसे पास हुआ, किस चीज़ के बीच से पास हुआ, तो शोर शराबे के बीच से पास हुआ, कोलाहल के बीच से पास हुआ। तो शोर शराबा कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है, तो आपका जवाब होगा अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो अमंग और अमंस की तो बात ही नहीं होगी, बात किसकी होगी, अमीड या अमिड्स की। अब हमें देखना है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये जो स्टार्टिंग इसका लेटर है उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड है, तो आप कहेंगे पी और प होता है, और प हिंदी में किस में होता है, व्यंजन में, मतलब कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे अब हमको क्या लगाना पड़ेगा, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, अमीड। तो हम इस फिल में इस ब्लैंक में क्या फिल कर देंगे, अमीड। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें, लिख रहा है कि द ओल्ड मैन फाउंड अ रिंग, कि एक बूढ़े आदमी ने पाया एक अंगूठी, रेकेज ऑफ द कार, कार के मलबा, मलबा मतलब समझते हैं ना, मलबा, मलबा के बीच में। ठीक है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, द ओल्ड मैन फाउंड अ रिंग डैश रेकेज ऑफ, मलबा क्या है, तो मलबा है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको पता चल रहा होगा कि हमें क्या लगाना, तो अमीड और अमिड्स लगाना है। और जब अमीड और अमिड्स की बात करेंगे तब हमको क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे रेकेज आर से स्टार्ट हो रहा है, र से, तो यहाँ पे भी अमीड आना चाहिए। नेक्स्ट है कि हिज ऑनेस्टी कैन नॉट सर्वाइव डैश देयर ऑनेस्टी, डिस ऑनेस्टी। आप कह रहे हैं कि उसका ऑनेस्टी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है उनके बेईमानी के बीच में। तो आप देखिए यहाँ पे भी डिसऑनेस्टी कैसा, अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आना चाहिए, अमीड। लेकिन नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि देयर इज़ यूनिकनेस डैश इंटीग्रिटी ऑफ भगत सिंह। अब इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, तो ईमानदारी आप कहेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये तो बात फिक्स है कि हमें क्या लगाना है, तो या तो अमीड या अमिड्स। लेकिन इसका इनिशियल लेटर कैसा है, इंटीग्रिटी, तो आई कैसा है, वावेल हो गया। और जब वावेल हो गया तब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए अमिड्स। ठीक है, वैसे अगर हम नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है कि द मिस्टर शर्मा डिस्ट्रीब्यूटेड द फंड्स दैट 8 मेंबर्स। ठीक है, कह रहा है कि मिस्टर शर्मा जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फंड्स को, तो कितने मेंबर्स के बीच में, 8 मेंबर्स के बीच में। तो 8 मेंबर्स कैसे हैं, तो आप कहेंगे पीसीएन है। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या होगा, अमंग या फिर अमंगस्ट। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। अगर 8 है तो 8 कैसा है, वावेल साउंड, और अगर ये वावेल साउंड है तो हमें क्या लिखना है, अमंगस्ट। ठीक है, वैसे ही अगर मान के चलो कि यहाँ पे रहता 7 मेंबर्स, यहाँ पे 7 होता, 7 मेंबर्स, तब हम क्या लिखते हैं, तो हमें लिखना पड़ जाता अमंग। ठीक है, बड़ा ही आसान है, प्रिपरेशन टफ नहीं होते हैं, लेकिन हाँ समझना चाहिए आपको और समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है कि आई केम हियर डैश हेवी रेन, आई केम हियर डैश हेवी रेन। अगर मैं रेन की बात करता हूँ, हेवी को मत देखने लग जाए, हेवी क्या है, तो हेवी तो हेवी नाउन नहीं है ना, हेवी क्या है, हेवी एक एडजेक्टिव है, तो हमें रेन देखना है। रेन कैसा है, यूसीएन, यूसीएन है, और रेन का आर क्या है, र है, तो रड के लिए क्या लगा देंगे हम, अमीड। ठीक है, फिर देखिए और 2 प्रिपरेशन है हमारे पास, कौन कौन से, तो एक बिसाइड है, दूसरा बिसाइड्स है। ठीक है, तो अगर हम बिसाइड और बिसाइड्स की बात करें कि हम क्या लगाएंगे, तो देखिए बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, क्या मतलब है इसका, बाय द
साइड ऑफ, साइड ऑफ क्या मतलब होता है? के बगल में, के बगल में, इसकी हिंदी होती है के बगल में। और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। क्या मतलब इसका मेरे प्यारे बच्चों? के अलावा। आपने कहा राहुल इज़ अ डॉक्टर डैश अ टीचर, राहुल इज़ अ डॉक्टर डैश अ टीचर। यहाँ पे आप सॉरी कह रहे हैं राहुल इज़ अ डॉक्टर डैश अ टीचर। आप यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? बगल में कह रहे हैं क्या कि राहुल एक डॉक्टर है टीचर के बगल में? कहना नॉनसेंस होगा। आप क्या कहना चाह रहे हो? तो कहना चाह रहे राहुल एक डॉक्टर है, राहुल एक डॉक्टर है टीचर के अलावा, मतलब कि राहुल टीचर भी है और डॉक्टर भी है। तो आप यहाँ इन एडिशन टू की बात करें, के अलावा की बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा? बिसाइड्स। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, कह रहा है श्रेया लिव्स डैश अ डॉक्टर। श्रेया रहती है, मतलब श्रेया का घर है किसके बगल में? डॉक्टर के बगल में। तो आप यहाँ क्या कर देंगे? फिल बिसाइड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है अलॉन्ग, अलॉन्ग विथ। अगर हम अलॉन्ग और अलॉन्ग विथ की बात करें तो देखिए अलॉन्ग का इस्तेमाल क्या होता है और अलॉन्ग विथ का मतलब क्या होता है। तो देखिए अलॉन्ग का मतलब होता है पैरेलल टू समवन और समथिंग, पैरेलल टू समवन और समथिंग, किसी के या किसी वस्तु के समानांतर होना। समानांतर समझते हैं ना, पैरेलल, समानांतर। ठीक है। फिर कह रहा है अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग टू विथ का मतलब है के साथ साथ, के साथ साथ। डैट मीन्स आप कह सकते हैं इंग्लिश में इन द कंपनी ऑफ, इन द कंपनी ऑफ। सॉरी ये लिखना था मुझे रेड से, मैंने लिख दिया पिंक से। खैर कोई नहीं, डिजिटल है तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, यही तो फ़ायदा है। आपने कहा पैरेलल टू समवन और समथिंग। ठीक है, मतलब किसी के समानांतर हो तो उसको, जैसे हम किसी रोड के समानांतर बिल्कुल चले जाते हैं, रिवर के समानांतर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब होता है इन एडिशन, सॉरी इन द कंपनी ऑफ, मतलब के साथ साथ, के साथ साथ। ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है कि रिया इज़ वॉकिंग हर डॉटर डैश रिवर साइड। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि रिया अपने बेटी के साथ साथ टहल रही है नदी के किनारे, यही है ना, रिवर साइड। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे के साथ साथ का है हर डॉटर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे अलॉन्ग विद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिवर के किनारे किनारे पैरेलल ना, तो यहाँ लिख देंगे आप अलॉन्ग। नेक्स्ट है प्लीज़ कैरी योर डॉक्यूमेंट्स, सॉरी प्लीज़ कैरी योर फोटोग्राफ्स डैश द डॉक्यूमेंट्स। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप पैरेलल लेकर के आना? क्या नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि आप अपना फोटोग्राफ भी लाइएगा अपने दस्तावेजों के साथ साथ। इसका मतलब यहाँ पे भी अलॉन्ग विथ का इस्तेमाल होगा, अलॉन्ग विथ। ठीक है, तो अभी हम इतनी ही प्रिपरेशन की बात करते हैं, या मैं और करा ही दूँ दोनों? नहीं, चलो इतने ही की बात करते हैं। बाकी इसके नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल जो आपका बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल का आपको नाम पता है ना? टेलीग्राम चैनल का नाम है CCN इंग्लिश बाय ऋषु पटेल। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके होल PDF जो भी आप पढ़ रहे हैं ये सब ऐसे ही एज इट इज़ आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। बाकी मैं आपके साथ ये साझा कर दूंगा। ठीक है, आप भी जिसकी ज़रूरत हो उसके साथ साझा कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, क्योंकि अभी हम फिजिकल क्लास ले नहीं पा रहे हैं, आपको भी पता है क्या मजबूरी है हमारी। ठीक है, तो आप भी साथ दीजिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ जब अगर वैसी चीज़ें हो जाती हैं तो मैं फिजिकली क्लास लूँ, ऑफलाइन ही लूँ। तब तक आप ऑनलाइन चीज़ें देखते रहिए, डिजिटल फॉर्म में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा डेली। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।